हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खमा गणी। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं रितु सौरान स्वागत करती हूँ आपका लेट्स लर्न रितु में। तो आज क्लास हमारी 5 है, ईवीएस की पेडागोजी हम कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था, ये पेडागोजी जो आपकी 10 से 12-13 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगी और आपकी 15 मार्क्स की पेडागोजी आएगी ईवीएस में। और सिर्फ ईवीएस के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है ये, और ऐसा नहीं कि सिर्फ सीटेट के लिए ही जरूरी है। सीटेट, KVS, REET++B, स्टेट, रीट, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपके लिए जरूरी है। कोई भी कंपटीशन आपका एग्जाम है टीचिंग का, उससे रिलेटेड है। चलिए ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, टीचिंग मेथड्स। ईवीएस में हम क्या करेंगे, टीचिंग मेथड्स। कौन कौन से टॉपिक हम कर चुके हैं, एनसीएफ ईवीएस क्या होता है, इनकी पेडागोजी क्या है, कैसे बच्चों को हमें पढ़ाने चाहिए, वो हम कर चुके हैं। एनसीएफ हम कर चुके हैं, और इसकी जो प्रोसेस है, इनके इसके कौशल जो है, स्किल्स जो है, वो भी हम कर चुके हैं। और इसकी थीम्स जो है वो हम कर चुके हैं। थीम्स कितनी होती है भाई, 6 जो है हमारी थीम्स हैं। तो ये कुछ एक टॉपिक्स है हम कर चुके हैं बहुत ही अच्छे से। तो आज है हमारा टीचिंग मेथड्स। ठीक है भाई, टीचिंग मेथड्स। सबसे पहले अगर हम ईवीएस की बात करें, सबसे पहले हम पेडागोजी की बात करें, शिक्षण विधियों की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ ईवीएस में क्या चीज़ मायने रखती है। एक तो टीचर और दूसरा टीचिंग मेथड। इन दो चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। इन दो चीज़ों के बारे में हमने क्या करना है, डिटेल से हमने जानना है, हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है भाई, टीचर और टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स जो है वो आपका बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट टीचिंग मेथड होना चाहिए। अगर मैं कहूँ आपको बच्चों की तरह ऐसे सिखाऊं, अगर कोई भी है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये टीचर है, इसको शिक्षक कहते हैं, शिक्षक कौन होता है, इसको अध्यापक भी कहते हैं, फिर ऐसे बोलो कि TEACHER इसकी स्पेलिंग है, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये छोटे बच्चों के लिए है ना। आपको तो एक लेक्चर मेथड देना पड़ता है ना, उससे आप समझ आएंगे। छोटे बच्चे हैं तो उनको चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं हम, जैसे A फॉर एप्पल, जैसे काउंटिंग उसको कराएंगे बच्चे को, तो 1 2 3 ऐसे करवाएंगे हम बच्चे को। यानी कि हर एक क्लास के अकॉर्डिंग, हर एक बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड जो है बेस्ट होना चाहिए। दूसरा है टीचर। टीचर की अगर मैं बात करूँ, अब आपको टीचर बेस्ट कैसे होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कि आप इस लेवल पे आप है और इस लेवल पे अगर मैं हूँ, तो क्या अच्छी टीचिंग हो पाएगी? नहीं ना। वही चीज़ तो आपको आती है, आपको भी पता है 6 थीम है कौन कौन सी है, बस ठीक है, ये आपको पता है, मुझे भी पता है। अगर सिर्फ इतना ही है, हमारा लेवल एक जैसा ही है, तो फिर क्या हुआ, क्या फ़ायदा हुआ? आपको सिखाने का कोई फायदा नहीं है मेरा। अगर मान लो टीचर भी यही है और बच्चा भी यही है, घूम फिर के टीचर यहीं आ रहा है, घूम फिर के यहीं आ रहा है, तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। इनकी टीचर जो, उसको भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। टीचर को क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा उसका लेवल हाई होना चाहिए, उसको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी वो आपको अच्छे से करवा पाएगा। अगर वही क्वेश्चंस आप कर लेते हैं बुक से, वही क्वेश्चंस मैं उठा के ले आती हूँ, तो उसमें कि फिर क्या मतलब अलग रह गया, मेरे से पढ़ने की क्या नीड है, फिर आपको बुक से ही पढ़ लोगे ना। तो वही चीज़ है, इनकी टीचर भी है वो आपका बेस्ट होना चाहिए। आगे बात करती हूँ मैं टीचिंग मेथड्स की। टीचिंग मेथड्स किस चीज़ को ध्यान में मतलब रखकर बनाए जाते हैं, किस टाइप से होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ TLM। TLM यानी कि टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है वो मायने रखता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जैसा कि अभी जो मेरा टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, मैं आपको पहले से लिख देती हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं साथ में लिखूंगी तो राइटिंग भी खराब आएगी और वो चीज़ मैं अच्छे से नहीं मैनेज कर पाऊंगी। क्योंकि अगर मैं लिखूंगी तो वो ध्यान, माइंड जो है उधर डाइवर्ट होगा, लिखने में होगा, बोलने में शायद मैं कोई त्रुटि कर दूं या कोई मिस्टेक कर दूं, या फिर अगर मैं बोल सही से रही हूँ तो क्या पता लिखने में कोई मिस्टेक हो जाए, जो फिर सही नहीं लगता। तो इसलिए पहले से ही लिखा होता है। तो ये मेरी TLM है कि मैं इस चीज़ को पहले से लिख कर रखती हूँ। कुछ टीचर ऐसे हैं जो एक मतलब आपको लैपटॉप से पढ़ाते हैं, या कुछ ऐसे जो टाइपिंग करके उस टाइप से पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपको साथ साथ लिखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही कम लिखते हैं, मतलब सिर्फ पॉइंट लिखेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबका अलग अलग तरीका होता है। तो वो होती है आपकी TLM। कुछ भी हो सकती है, कोई भी तरीका हो सकता है ना। बाहर क्लासरूम से बाहर रह जाकर आपको टीचर पढ़ा रहा है, या कोई मॉडल वगैरह के द्वारा पढ़ा रहा है, आपको कोई चार्ट के द्वारा पढ़ा रहा है ना। हम जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं चार्ट के थ्रू। टीचर, शिक्षक बता ही दिया मैंने कैसा होना चाहिए। शिक्षार्थी, और क्या इसमें मेन रोल होता है भी शिक्षार्थी का, यानी कि सीखने वाला है उसका एक होना चाहिए कि मुझे सीखना है। सीखने वाले को एक फील होनी चाहिए कि मुझे सीखना है। अगर आप हो, मेरे से पढ़ रहे हो, आप यूँ सोचोगे इसको तो क्या आता है, इसको कुछ नहीं आता, मतलब जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उसके बारे में ये बात सोचोगे, इसको क्या आता है, इसको कुछ नहीं आता, इतना तो मेरे को भी आता है, तो मेरे को भी पता है, तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको सीखना है तो आप उस वे में रहिए, अपने आप को उस चीज़ में ढालिए कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ। करिकुलम, पाठ्यक्रम मायने रखता है आपका। पाठ्यक्रम अच्छा हो, इनके करिकुलम को हम अच्छे ढंग से उसको लागू करें, उस चीज़ को अच्छे से करवाएं हम बच्चे को। जो लेसन है जिस हिसाब से हमें करवाना है उस हिसाब से हम करवाएं। अब फर्स्ट क्लास के बच्चे को हम बोलें कि जो मतलब
क्या कहते हैं उसको, हाँ, पौधों के जो पार्ट्स है हमें बताने हैं, स्टेम है, जैसे रूट है, ब्रांचेस है, तो ये हम बताते हैं। तो एकदम उसको मोटा मोटा हम डिस्क्राइब करते हैं उसको कि ठीक हाँ ये स्टेम होती है, ये ब्रांच होती है। और एक हम उसको अलग अलग ट्री की बताने लग जाते हैं, इसकी मोटी होती है, इसकी पतली होती है, इसकी ऐसे ब्राउन की होती है, इसकी लाइट ब्राउन होती है, इसकी डार्क ब्राउन होती है। तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं ना। तो हमें उस हिसाब से चलना है। और वैसे कहा ये गया है एनसीएफ के द्वारा कि फर्स्ट सेकंड में कोई ईवीएस की बुक नहीं होगी और थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ईवीएस की बुक होगी। बट हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूलों में आजकल क्या सिस्टम है, फर्स्ट सेकंड में ईवीएस की बुक होती है। फर्स्ट सेकंड में क्या होता है, आपकी ईवीएस की बुक होती है, कंप्यूटर की बुक भी होती है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ईवीएस की बुक होती ही नहीं। मतलब उनको ये लगता है कि फर्स्ट सेकंड में ईवीएस बच्चों ने सीख लिया सारा कुछ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में एसएसटी होती है, साइंस होती है। मतलब गजब की बात है। जब एनसीएफ कह रहा है कि आपको फिफ्थ से पहले एसएसटी है, साइंस है, उसको लगाना ही नहीं है, आपको सेपरेट करना ही नहीं है, आपको एक एज अ ईवीएस पढ़ाना है। बट प्राइवेट स्कूल वाले क्या कर रहे हैं भाई, फर्स्ट सेकंड में ईवीएस है आपकी और थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आपका साइंस और एसएस है। तो इस वजह से मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया आपको, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं या जो प्राइवेट स्कूल में खुद पढ़े हुए हैं या फिर जिनके कजन्स पढ़ते हैं, तो उनको लगता है कि ईवीएस जो स्टार्टिंग से है, फर्स्ट क्लास से है। बट इस चीज़ को देखकर आप मिस्टेक मत कर देना, क्योंकि ईवीएस जो है हमारी वो थर्ड क्लास से स्टार्ट होती है, फर्स्ट सेकंड में ईवीएस नहीं होती एनसीएफ के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। आप कहीं यूँ सोचो कि हाँ मेरी तो होती थी या मैं तो पढ़ाती हूँ वहाँ तो है, कई बार हम भूल जाते हैं उस चीज़ को, तो ये चीज़ ध्यान में रखना भाई। आगे हम बात करते हैं कि टीचिंग इनकी जो मैथड है वो कैसा हो। टीचिंग मैथड जो है, इनकी शिक्षण विधि जो है, जो शिक्षण विधि हम यूज़ करेंगे वो कैसे होनी चाहिए, तो उसका हम डिस्कस करते हैं। ये है आपकी शिक्षण विधि, इनकी मेथड जो है, टीचिंग मेथड जो है वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि टीचिंग मेथड होता क्या है, कि इनके ऐसा तरीका, ऐसा यूनिक सा तरीका जो सीखने को, जो आपकी लर्निंग को आसान बनाए, आसान नहीं बेहद आसान बनाए, मतलब बहुत ज़्यादा आसान बनाए और उत्कृष्ट बनाए उनको, इनके उसको अच्छा बनाए, अच्छी किस्म का बनाए उसको। ना कि ये कि इनको मान लो बच्चों को टीचर की स्पेलिंग सिखानी है, मान ले बच्चों को काऊ की स्पेलिंग सिखानी है, तो बार बार उसको रटवाओ COW 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 COW। अगर हम उसको 10 बार ये स्पेलिंग बुलवाते हैं तो वो सीख जाएगा, लेकिन ये बेहद आसान तरीका नहीं है और ये उत्कृष्ट तरीका नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐसी शिक्षण विधि का यूज़ करना है जिससे बच्चे आसानी से सीखें और वो सीखा हुआ उसका ज़्यादा टाइम तक रहे, स्थायी हो उसका सीखा हुआ। ठीक है, तो टीचिंग मेथड जो है वो कैसे होना चाहिए। सबसे पहला इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, रुचि के अकॉर्डिंग, ऐसा हो कि उसमें बच्चों की रुचि हो, टीचर की नहीं, बच्चों की रुचि हो उसमें, ऐसा होना चाहिए। बच्चों की रुचि मान लो कई बार ऐसा नहीं होता, बच्चों का मूड नहीं होता पढ़ने का, है ना, ऐसा होता है कई बार। तो उस दिन हम कहें नहीं मुझे तो आपको पढ़ाना है, पूरे 1 घंटे बैठे रहो, मुझे लेक्चर देना है, अच्छे से बैठना है तो बैठो, अदरवाइज थप्पड़ लगा के बिठा देगी। तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए, बच्चों की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि अपने बच्चों का इंटरेस्ट कैसा है। हम किसी क्लास में पढ़ाते हैं, 10 दिन पढ़ा लें, हमें बहुत अच्छे से पता लग जाता है कि हमारी क्लास के बच्चे किस टाइप के बच्चे हैं, कौन सा इन बच्चों का लेवल है ना। तो उस हिसाब से होना चाहिए, बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि ये कि हम उन पर थोपे। बच्चों का मन ही नहीं है बाहर ग्राउंड में जाने का, बच्चों का क्लास में रहने का मन ही नहीं है, उनको लगता है कि बाहर जाके ये चीज़ सीखें, तो फिर उनके साथ वो ज़बरदस्ती किस बात की हुई, है ना। तो इस टाइप से नहीं होना चाहिए। और मान लो कुछ ऐसे होते हैं टीचर, हाँ भाई कल चार्ट बना लाना, कोई मोर का पिक्चर बना लाना, कोई तोते की बना लाना, कोई किसी की बना लाना, कोई किसी की बना लाना, इससे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं कहेंगे। हमने तो उन पर प्रेशर बना दिया ना, एक टाइप का प्रेशर तो हमें डालना ही नहीं बच्चे पे। ठीक है जी, आगे है चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चे के हिसाब से होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड वही बात आ गई, टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, करिकुलम सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। पहले भाई टीचर और करिकुलम है उसकी चलती थी, अब बच्चे की चलती है। भाई चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चे को ध्यान में रखकर हमें बनाना है, उसकी रुचि, उसकी खुशी, उसके अकॉर्डिंग हमने बनाना है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग। एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, बहुत अच्छा सा पॉइंट है और ये आपका पूरा पेडागोजी में यही घूमेगा।
चाहे वो ईवीएस है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो मैथ्स है, आपका ये वाला घूमने ही वाला है। जैसे एनसीएफ हो गया, आपका स्किल्स हो गया, एक्टिविटी बेस्ड यानी कि एक्टिविटीज हो गया, इनकी गतिविधियों के आधार पर होना चाहिए। ये नहीं है क्लास में उनको बेंच बिठा के रखो, पूरा दिन अच्छे से लेक्चर दो, दिए जाओ, टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी लाओ, लेकिन मतलब एक्टिविटी भी बच्चों का आप कराओ, बट उसको हाथ मत लगाने दो। घर से खिलौने उठा के ले आए भाई, या ऐसी चीजें उठा के ले आए, फ्रूट्स ले आए, वेजिटेबल ले आए, बच्चों को पास में ही ना आने दे, टेबल पे रख दिया ऐसे, हाँ भाई ये देखो ये मैंगो है, ये देखो ये एप्पल है, ये बनाना है, तो उससे क्या सीखेंगे बच्चे? एक्टिविटी उनको करवाओ, साथ में करवाओ, उनको एंजॉय करो एक्टिविटी को, उसमें घुले मिले, यानी कि सहयोगी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए। हमने बच्चों को गार्डन में लेके जाना है तो ये नहीं लाइन में चलो भाई, लाइन से कोई बाहर नहीं होगा, अब आराम से पौधों को देखो और चलो क्लास में, नहीं, आराम से बच्चों को खुला छोड़ो, ग्रुप में काम करने दो, मस्ती करने दो थोड़ी, तो उस हिसाब से अच्छे सीखेंगे। सब्जेक्ट ही हमारा ऐसा है, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि उसमें हमें बच्चों पे थोपना तो है ही नहीं, अनुशासन वाली चीज तो लानी ही नहीं है कि आपको अनुशासन में रहना, लाइन से कोई बाहर हो तो उसको थप्पड़ लगेंगे, ऐसी लैंग्वेज तो हमें यूज ही नहीं करना है। और हाँ भाई, इससे मुझे याद आया कि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि बच्चों को पनिशमेंट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, इस पे वीडियो बनाओ। तो भाई बच्चों को पनिशमेंट हमें नहीं देनी, अगर हम फिजिकली की बात करें तो वो तो बहुत दूर, हमें मेंटली भी नहीं देनी, वर्बली भी हमें जो पनिशमेंट है वो नहीं देनी बच्चों को। मतलब ये नहीं कहना अगर किसी की आवाज आई तो ना टांगे तोड़ दूंगा, तुम कल स्कूल नहीं है तुम्हें मैं बताऊंगा, तुम कल याद मत करके ना तेरे को तो मैं बताता हूँ। मतलब इस टाइप की लैंग्वेज, रूडली लैंग्वेज है, वो भी हम यूज नहीं कर सकते भाई, धारा अस्त्र आप पे लग जाएगी अगर ऐसा आपने किया तो, ठीक है, बाहर हो जाओगे आप गवर्नमेंट जॉब से। सहयोगी अधिगम होना चाहिए। अब मैं ये बातें नहीं कर रही आपसे, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कहीं ये सोचो कि मैम तो गप्पे मारने लग जाती है, टॉपिक क्या है मैम, कहीं चल रही है, कहीं नहीं चल रही भी, मैं सही चल रही हूँ, ठीक है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होगा, बच्चों को हम कोऑपरेटिव होना चाहिए, बच्चों का आपस में भी, कुछ बच्चों का नेचर क्या होता है, प्राइमरी तक आप देखना बच्चों का नेचर होता है, फर्स्ट तक तो ठीक है, सेकंड में आते आते, थर्ड में आते आते बहुत ज्यादा वो सेल्फिश हो जाते हैं, उनको यूं मतलब कुछ खुद को आता है ना, दूसरों को नहीं बताएंगे, उसको पता है किसने रॉन्ग लिखा फिर भी वो नहीं बताएंगे। तो बच्चों को सिखाना है हमने इस चीज को कि कोऑपरेटिव होना चाहिए भाई। एक बच्चे के साथ कोई चीज है, मतलब लंच बॉक्स का ही मान लो, एक दिन एक बच्चा नहीं लाया तो सारे बैठे अपना कभी ना खाना खाएंगे, ये नहीं बोलेंगे कि ये खाना नहीं लेके आया। हाँ, अगर एक बच्चा मैगी ले आया ना, फिर बोल देंगे मैम ये जंक फूड लेके आया है, कुरकुरे लेके आया है, मैगी लेके आया है। तो बच्चों को हमें इस टाइप से बनाना है कि वो एक दूसरे को कोऑपरेट करें, ऑपरेट करें, कि सहयोग करें एक दूसरे का आपस में, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो खेल का हो, खेल के मैदान में हम उनको लेके जाते हैं तो उस टाइम हो, चाहे काम करना हो, क्योंकि यूएस में हम बच्चों को लेके जा रहे हैं, अगर हमें प्लांट्स के बारे में बताना है तो उनको उनसे हम कुछ काम भी करवा सकते हैं, पानी वानी डलवाना पौधों में, मिट्टी इधर से उधर करवाना, है ना, तो वो चीजें तो कोऑपरेटिव होना चाहिए, ठीक है भाई। तो ये चार चीजें मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी। और अगर एक्टिविटी की हम बात करते हैं, एक्टिविटी कैसे होनी चाहिए उसकी हम बात करें, अभी एक एक्टिविटी भी हम करेंगे, बिजली का बिल है वो आपको दिखाएंगे भाई, उसमें कैसे बच्चों को हम सिखा सकते हैं, एक्टिविटी कैसे करवा सकते हैं। तो एक्टिविटी की अगर हम बात करें, किस टाइप से एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, मतलब क्या आपका एम होना चाहिए एक्टिविटी के लिए, तो सबसे पहले मैं बात करूं एक्टिविटी में क्या चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या चीज ऐसी है जो एक्टिविटी में नहीं होनी चाहिए। नहीं वाला आपको बड़ा कंफ्यूज करता है, तो नहीं वाला पहले समझ लो। नहीं, याद करना, एक्टिविटी का मतलब याद करना नहीं होता। अगर हम बच्चे को एक्टिविटी करा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें उसको याद करवाना है, हम बच्चों को प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं, हम फैमिली के बारे में बता रहे हैं, मान लो सिंपल सी चीज है, फैमिली के बारे में बता रहे हैं, तो हम फैमिली के बारे में बच्चों को ग्रुप बना देंगे, ये मम्मी है, पापा है, ये इनके बच्चे हैं, इस टाइप से हम 4 बच्चों को खड़े कर देंगे। फिर एक साइड हम न्यूक्लियर फैमिली बनानी है, हमें उसको खड़े कर देंगे, ज्वाइंट फैमिली बनानी है, हम उसको खड़ा कर देंगे, है ना। तो इस टाइप से हम बच्चों को, इनके स्मॉल फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, इस टाइप से हम बच्चों को खड़ा कर देंगे, ठीक है, तो अच्छे से समझाएंगे। और वही चीज हम ये कहेंगे कि मतलब बच्चों को क्लास में बैठा दिया, हाँ भाई जॉइंट फैमिली ये होती है, उसकी डेफिनेशन बच्चों को रटवाए जा रहे हैं प्रिंसिपल के डर से या पेरेंट्स के डर से कि हमने तो बच्चों को याद करवानी है, कोई पूछ लेगा तो आपने लेसन पढ़ाया बच्चों को आता नहीं है। नहीं, हमने रटवाना तो है ही नहीं, ना तो हमने रटवाना है ना हमने याद करवाना है। अब ये भी मत सोचना कि भाई बच्चों को याद ही नहीं करवाना, मतलब कि हमारा मकसद जो है वो सिर्फ रटवाना या याद करवाना नहीं है। अगर हमने फैमिली के बारे में बताना है तो उनको अच्छे से एक एक्टिविटी कराओ, 4 बच्चों को एक साइड करो, 5-6 बच्चों को एक साइड करो, किसी को दादा दादी बना दो, है ना, चाचा चाची, मम्मी पापा, बच्चे हो गए उनके कजन हो गए, ऐसे बनाओगे आप ग्रुप में, तो वो चीज वो बच्चा कभी नहीं बोलेगा, उसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि ज्वाइंट फैमिली क्या होती है, स्मॉल फैमिली क्या होती है। ठीक बात आई समझ। बार बार दोहराना हमें नहीं करना, फैमिली की स्पेलिंग याद करवानी है, FAMILY FAMILY, यानी कि उसको 10 बार 20 बार बुलवाए जा रहे हैं, वो याद कर लेगा, लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं है, वो चीज स्थायी नहीं रह पाएगी। नकल उतारना, अब नकल मैडम की नहीं उतारनी, सर की नहीं उतारनी, मैडम कैसे बोलती है,
है ना, सर कैसे बोलते हैं, इस टाइप की नकल नहीं उतारनी। नकल उतारना मतलब जैसे टीचर हमें बता रहा है ना, उसी चीज को वैसे ही कैच करना। कुछ टीचर नहीं करते, मेरी तरफ देखो, मुझे सुनो मैं कैसे बोल रहा हूँ, है ना, ऐसे करेंगे। ई मुझे देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसे बोलो। तो वो चीज की हमने कोशिश नहीं करवानी है। हर एक का सीखने का तरीका जो होता है वो अलग होता है। ओके, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन। शिक्षक द्वारा प्रदर्शन वही चीज आ गई, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया। टीचर बहुत सारी चीजें ले आता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल ले आता है, और वो टेबल पे रख के उसको दिखाता है, ये एप्पल है, मैंगो है, बनाना है, ऐसे दिखाता है। तो वो प्रदर्शन नहीं करना, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करना है, हमें बच्चों को इंगेज करना है उसमें, बच्चों को सिखाना है हमें, हमने नहीं सीखना, बच्चों को सिखाना है हमें, उसको इन्वॉल्व करना है। ठीक बात है। तो ये 3-4 चीजें हैं जो एक्टिविटी में नहीं होनी चाहिए। अगर ये 3-4 चीजें हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे ये तो पूछा नहीं जाएगा कि एक्टिविटी में क्या नहीं होना चाहिए और ये 4 ऑप्शन होंगे और आपको बताना है, ऐसा तो होगा नहीं। कोई भी एक्टिविटी होगी, बिजली के बिल से रिलेटेड होगी, या रेलवे सारणी की होगी, या प्लांट्स की होगी, या एनिमल्स नेम की होगी, या कुछ भी हो सकता है, आपसे पूछा जाएगा इस टाइप से। यानी कि टीचर जो है उसको याद करवा रहा है, इस चीज़ को 10 बार दोहरा रहा है, तो क्या ये एक्टिविटी है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है जी, यानी कि जो हम बातें करें ना उसी में आपका क्वेश्चन बनेगा, और आप मतलब पता भी नहीं चलता कि हाँ एक ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। आगे है कि एक्टिविटी होनी कैसे चाहिए। सबसे पहली बात, सार्थक होनी चाहिए, अर्थ के सहित होनी चाहिए। अब टीचर के घर में बहुत सारी चीजें पड़ी है, प्रिंसिपल ने कह दिया कि भाई इनको बच्चों को कुछ एक्टिविटी कराओ, कुछ चीजें दिखाओ, उनको अच्छे से कराओ। टीचर के घर में खिलौने पड़े, अभी बहुत सारी कुछ चीजें पड़ी है मतलब दिखाने वाली, वो उठा के ले आए बच्चों को साथ साथ, ये है, ये है, ये वॉच है, ये मतलब गुलदस्ता है ना, फोटो दिखा देगा कोई, या कोई भी मतलब ऐसी चीजें, यूनिक सी चीजें, ये है। तो दिखाना कब है हमें, जब वो चीज हम करवा रहे हैं उसका अर्थ होना चाहिए, है ना। तो यानी कि मतलब क्या है कि वो चीजें उस चीज से जुड़नी चाहिए, हमें उसको जोड़ के बढ़ाना है बच्चे को, ना कि हमें सारा कुछ दिखा देना है। देख तो लेंगे बच्चे, सीखेंगे क्या उससे, फोटो देख लेंगे उसकी, है ना। रोचक होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, सोचने की गुंजाइश, बच्चे में सोचने की गुंजाइश होना चाहिए। ऐसा नहीं है बहुत हाई लेवल का हम बना लाए, अभी पेंटिंग बना लाई, हमने एनिमल्स नेम करवाने बच्चों को, हम बहुत मतलब जबरदस्त वाली पेंटिंग बना लाए, या बनाई हुई किसी की ले आए, तो क्या फायदा उसका। मतलब एक लेवल होना चाहिए ना बच्चे का। चुनौती व संघर्ष होना चाहिए, और क्षमताओं को आजमाने का अवसर होना चाहिए, यानी कि बच्चा भी उस चीज़ को सीख सके, ट्राई करे कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ, तो क्षमताओं को आजमाने का अवसर होना चाहिए। तो ये इतना था आपका। आगे करते हैं, आपकी जो है एक एक्टिविटी करते हैं, बिजली का बिल है उसकी किस टाइप से आपका आता है। ठीक है भाई, चलिए इसको रेज कर देती हूँ। ये है बिल, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का है जो, तो हरियाणा का ये भी हिसार का ही है। तो इसमें बच्चे को हम बताएंगे, सबसे पहले हमने क्या बताना है कि एड्रेस, कि किसके नाम से है ये, क्योंकि जो मीटर वगैरह होते हैं वो एक नाम होता है, यानी कि किसी मेंबर के नाम से ही। तो यहाँ नेम जो है संतोष लिखा हुआ है, मे भी आपको अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन भाई बिजली का बिल सबके घर में होता है, तो आपको देख के क्या करना है कि हाँ अभी कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो बस आपने जस्ट बता रही हूँ कि आपने अगर कल को बच्चों को सिखाना है तो आप किस टाइप से सिखाओगे उन चीज़ों को, कैसे ऑब्जर्व करवाना है आपने बच्चों को, वो चीज़ें एक्टिविटी जो है किस टाइप से करवानी है। तो आप जो नेम बताएंगे उसका, यहाँ उनका वाइफ ऑफ मतलब लिखा हुआ है जगबीर सिंह, तो ये यहाँ पे कोड लिखा होता है हिसार, यानी कि उनका सर्कल जो है हिसार लिखा होता है, डिवीज़न हांसी लिखा हुआ है, सब डिवीज़न लिखा हुआ है, अकाउंट जो है आपका यहाँ अकाउंट लिखा होता है, ओल्ड अकाउंट नो लिखा हुआ है, ये डिटेल लिखी हुई है। आगे जो है यहाँ पे यानी कि अमाउंट कितनी है, यहाँ इस साइड अमाउंट आपकी लिखी हुई है। ड्यू डेट क्या है, यानी कि ड्यू डेट बाय कैश जो है वो क्या है, ड्यू डेट जो चेक की जो डेट है ड्यू डेट वो क्या है आपकी यहाँ लिखी हुई है। टोटल अमाउंट जो है वो कितना है, इनका 7110 है इनका, भाई बहुत ज़्यादा बिल आया है ना। अच्छी बिजली खपत की इन्होंने, लगता है गर्मियों का बिल है ना? तो ये खैर गर्मियों का नहीं है, अभी जनवरी मंथ का बिल है ये। तो ऐसा कुछ यहाँ डिटेल दी हुई होती है। तो यहाँ अमाउंट है पीछे के, आप देख सकते हो इस टाइप से, रिसिप्ट, यानी कि इसके थ्रू हम बच्चे को समझा सकते हैं। हमें समझाना क्या है उसको, इसके थ्रू क्या समझाना है, पहली बात तो उसको बिल देखना आ जाएगा, ये चीज़ सिखानी है बच्चे को, कहाँ डेट लिखी होती है, कितना बिल होता है, वो चीज़ आएगी। दूसरा, हमें उसको
एक्चुअली में क्या दिखाना है कि देखो मैंने कहा ना 7,000 बिल आया है तो बहुत ज़्यादा है, तो हमने बच्चों को उस चीज़ के प्रति संवेदनशील बनाना है कि हमें जो है सेव एनर्जी हेल्प नेशन, यानी कि हमें एनर्जी सेव करनी चाहिए, हमें जो बिजली है वो बचानी चाहिए। घर जाते ही मतलब कई बच्चे नहीं होते सारे फैन चला के छोड़ देंगे या ट्यूबलाइट वगैरह ऑन कर देंगे, टीवी ऑन कर देंगे, मतलब काम कहीं कर रहे हैं, वो जा कहीं रहे हैं, खाना खा रहे हैं कहीं, उधर टीवी चल रहा है, उधर कूलर चल रहा है, एसी चला के छोड़ दी। तो इस टाइप से हमें नहीं करना। जब हम रूम से बाहर निकलते हैं तो लाइट को ऑफ कर दो, फैन ऑफ कर दो, तो ये हमने बच्चे को सिखाना है। एक्चुअल हमारा जो उद्देश्य जो है वो क्या है, बच्चे को उस चीज़ के प्रति संवेदनशील बनाना है कि हमें बिजली बचानी चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना। बच्चे अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि मैम हमारे पापा जी ना ऐसे करते हैं, कुंडी को मतलब जो ऐसे वायर फेंकते हैं उसके ऊपर और बिजली घर में आ जाती है, मतलब बिजली चोरी करते हैं। तो हमने उस चीज़ को बच्चे को बताना है, बिजली चोरी करना जो ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है, बिजली चोरी करना नुकसान हो सकता है हमारा। आजकल तो ऐसा सिस्टम है भाई, अगर पकड़े गए तो पुराना सारा हिसाब हो चुकता हो जाएगा, पुरानी पीढ़ियों तक का। तो ऐसा हमें नहीं करना। तो हमें बच्चे को यानी कि बिजली बचाने का सिखाना है। जैसे ही हम पानी बचाने का सिखा सकते हैं, सेव वाटर का अगर हमें टॉपिक पढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, बच्चों से बिल मंगवा लेंगे, पानी वाला बिल उनको दिखाएंगे, जिसका बहुत ज़्यादा बिल आया है उसके उसको हम नज़र में रखते हुए हम बच्चों को सिखाएंगे कि भाई देखो इतना बिल आया है, इनका पानी वेस्ट किया होगा, ये वो हम बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। तो बच्चे उससे आसानी से सीखेंगे, उस चीज़ को क्या करेंगे, आसानी से उस चीज़ को सीखेंगे। ठीक है भाई, पैसे कितने आए हैं ना, कब तक बिल भरना है हमें, तो वो चीज़ें, मीटर का नंबर क्या है, अकाउंट नंबर, ये सब चीज़ें सीखेंगे। मतलब मकसद क्या है हमारा, उस बच्चे को उस चीज़ को समझाना, कंसेप्ट क्लियर कराना, ना कि उसके दिमाग में ये बात भरनी बिजली चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है। कैसे हमें चोरी करना, उसके घर में तो चोरी करते हैं घर वाले, तो कहाँ से पाप है, वो तो नहीं मानेगा। तो हमने उस चीज़ को अच्छे से उस कंसेप्ट को क्लियर करवाना है। ठीक है भाई, तो ऐसे आपने बच्चों को एक्टिविटी करवानी है। फर्स्ट आपका टीचिंग जो है मेथड है, शिक्षण विधि है फर्स्ट। तो एक बात आपको बता दूं पहले कि सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा भाई, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, इन दोनों ने क्या किया था भाई, सीखने के तरीकों पर यानी कि सीखने की जो विधियां हैं उनको शुरुआत की थी, यानी कि उन्होंने क्या किया था भाई, बल दिया था, अध्ययन किया था सीखने के तरीकों पर। सबसे पहले किसने किया था, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने। इनके बच्चों को हम कैसे सिखाएं, संज्ञानात्मक विकास आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो भी पढ़ लेना। वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, फ्रायड, बहुत पूछ जाते हैं आपके साइकोलॉजी में, बहुत फेवरेट है सीटेट की ये चीज़। ठीक है भाई, अब आगे देखिए, बात करते हैं मेन हमारा जो पॉइंट है, ये चीज़ भी ध्यान रख लेना भाई, एक नंबर का काम करवा दिया मैंने आपको। जीन पियाजे और सबसे पहले वाइगोत्स्की ने अध्ययन जो है किया था बच्चों के सीखने के तरीकों पर। फर्स्ट जो है हमारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि टीचिंग लर्निंग जो मेथड है हमारा टीचिंग का, अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, यानी कि ऑब्जर्वेशन हम इसको कहें तो बहुत सही रहेगा। तो इंग्लिश में एक चीज़ ध्यान रखना, इंग्लिश में इनके नाम जरूर याद रख लेना। कुछ स्टूडेंट को क्या होता है कि मुझे तो इंग्लिश नहीं समझ आ रही, सही बताऊं तो आप इंग्लिश से अगर कर रहे हो, जो ये कुछ ऐसे ऐसे भारी भरकम शब्द होते हैं आप इंग्लिश से कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ईजी होता है, क्योंकि हिंदी में एक ही इंग्लिश का वर्ड एक ही होता है, हिंदी में बताने उसके 10 नाम होते हैं और ऐसे ऐसे नाम होते हैं आपने सुने भी नहीं होंगे। तो यहाँ 3 नाम तो मैंने उठा लिए भी, और भी बहुत सारे मिलेंगे, तो ऑब्जर्वेशन करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या होती है, सबसे पहले होता है ऑब्जर्वेशन में योजना बनाना और तैयारी करना। ऑब्जर्वेशन एक सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो हमारी पड़ोस की जो शीला आंटी है, शांति आंटी, जो भी है हमारी पड़ोस की, वो जो करती है ना वो ऑब्जर्वेशन है। लड़का किस टाइम घर आया है, लड़की कहाँ गई है, कैसे कपड़े पहन के गई है, गई थी तब तो बाल बंधे हुए थे, आई थी तब खुले थे, ये था वो था, है ना, आज हर रोज तो चोटी बना के जाती है, आज खुले बाल छोड़ के गई है। तो इनके वो क्या है, वो ऑब्जर्वेशन। सेम ही चीज बच्चों पे लागू होती है, बच्चे कैसे ऑब्जर्व करते हैं, टीचर कैसे ऑब्जर्व करता है चीजों को, बच्चा कैसे ऑब्जर्व कर रहा है। ईवीएस में क्या ऑब्जर्व करना होता है, अपने आस पड़ोस को, अपने घर को, यानी कि चीजों को ऑब्जर्व करना है। बच्चा हमें बातें भी बताता है कि हाँ भी हमारे घर में कल ऐसे हुआ, हमारे पड़ोस में ऐसे हुआ, बारात आई थी फलाने की, लड़ाई हो गई, ये हो गया, हमारे पड़ोस में उनके ना नल खुला छोड़ देते हैं, पानी बहुत बह जाता है, पड़ोस में लड़ाई हो गई है ना, वो कचरा जो है घर के बाहर ही फेंक जाते हैं। तो ऐसी कुछ बातें होती है, बच्चे आपको बताएंगे। ठीक है भाई, तो ऑब्जर्वेशन क्या होती है, हमें यहीं से पता चलता है कि ऑब्जर्वेशन बच्चे की कैसी है, कैसा बच्चा ऑब्जर्व करता है। अब जो अच्छे से करेगा वो ज्यादा बातें बताएगा, जो नहीं करेगा वो कुछ नहीं बोलेगा, है ना। बच्चे ढूंढ ढूंढ के बातें लाएंगे, हमारे ये हुआ था, हमारे वो हुआ था। आप पढ़ाओगे तो
सच में मजा आएगा बच्चों को पढ़ाने में। तो योजना और तैयारी करना, फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को बोलो कि घर से ना नमक की थैली लेके आना, यानी कि हमें उस चीज़ को ऑब्जर्व करना, हमने एक्टिविटी करानी है, बच्चों को सिखाना है। जैसे मैंने आपको बिजली का बिल के बारे में बताया कि कैसे किस डेट को भरना है, क्या नेम है, कहाँ लिखा होता है, ड्यू डेट क्या होती है, तो वो चीज़ें। तो मान लो नमक की थैली रहने दो, मान लो दूध की थैली मान लो, ठीक है, जो डेली यूज में होती है। नमक की थैली के लिए हम दूध की थैली के लिए हम बच्चों को बोलेंगे कि कल जो ना अपने घर से दूध की थैली लेके आना, तो हम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। तो योजना और तैयारी करना उसमें क्या होगा, यानी कि प्लानिंग एंड प्रिपरेशन क्या होगी। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन क्या होगी, टीचर आपको बताएगी, यानी कि आपने ऐसे ऐसे लेके आनी है। तो कोई बच्चा बोलेगा मैम हमारे तो घर में नहीं लेके आते, हम तो भैंस रखते हैं वही, तो मैडम बोल देगी चल ठीक है तू मत लेके आना। कोई बच्चा बोलेगा हमारे घर में तो बहुत सारी पड़ी है, 15-20 पड़ी है, ठीक है भाई सारी ले आना। कोई बोलेगा मेरी मम्मी तो फेंक देती है, तो मैडम बोलेगी चल ठीक है जो आज आए ना, जो तुम सुबह सुबह आए तो वो अपनी मम्मी से खाली करवा के ले आना। तो ये क्या है, योजना और प्रिपरेशन, यानी कि योजना और तैयारी करना है, ठीक है जी। फिर वास्तविक परीक्षण, वास्तविक परीक्षण कब होगा, जब वो क्लास में लेके आए उस चीज़ को, मैडम उसको बताएगी ये जो वही दूध की थैली है। जो बच्चे नहीं लेके आएंगे वो भी ध्यान से देखेंगे, है ना, बच्चे आपस में दिखाएंगे हमें इसका इतना रेट है, इतना इसमें दूध आता है ना, इतने जो थैली है उसमें इतना दूध आएगा, इतना रेट है उसका, इतना लीटर दूध आएगा। तो ऐसे ऐसे मैडम उसको बताएगी बच्चों को, भाई दूध जो है लीटर में आता है, किलो में नहीं आता। तो ये चीज़ बच्चों को समझाएगी, तो ये रियल ऑब्जर्वेशन होगी। विश्लेषण व व्याख्या, तो जैसे मैडम एक थैली मैडम के हाथ में हो, मैडम बोलेगी ये जो थैली है ना आधे लीटर की है, 30 रुपये लीटर, इसमें 30 रुपये का आधा लीटर दूध मिला है। तो बच्चा बोलेगा नहीं मैम अब महंगा हो गया है, 35 रुपये की आती है थैली। तो वो क्या है, विश्लेषण है, विश्लेषण और व्याख्या हो रही है। कोई बोलेगा नहीं मैम नहीं हुआ, हमारे तो इतने रेट में आता है, हमारे वाले ने तो बोला है 1 महीने बाद होगा महंगा, है ना। कोई बोलेगा नहीं मैम हमारे तो 25 की आती है। तो कुछ इस टाइप से बातें होगी, हम वो वाला दूध लेके आते हैं, हम अमूल वाला लेके आते हैं, कोई बोलेगा हम कोई सा लेके आते हैं, अलग अलग ब्रांड हो गए उनके। तो इस टाइप से क्या होगी, विश्लेषण और व्याख्या होगी। लास्ट में क्या होता है, जनरलाइजेशन हो जाता है, इनके परिणामों का, रिजल्ट का क्या होता है, जनरलाइजेशन होता है। मैडम अच्छे से उसको बता देती है बच्चों को, हाँ भाई ये एमआरपी है, इस टाइम तक ये चलने वाला है, ये डेट है ना, इतना इसमें दूध आता है, क्या क्या इसमें चीज़ें मिली हुई है, इनके सब चीज़ों का क्या हो जाता है, सामान्यीकरण हो जाता है, जनरलाइजेशन इसका हो जाता है। तो ये थी हमारी अवलोकन विधि, निरीक्षण विधि, प्रेक्षण विधि या ऑब्जर्वेशन मेथड हम अगर हम कहें। तो आगे जो बच गए वो हम कल करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी मैंने पहले ही बताया आपको इतना डाटा नहीं होता, सही बताऊं तो आधे घंटे की वीडियो में 1.5 GB से ज़्यादा डाटा चला जाता है, तो उस वजह से नहीं कर पाती मैं ज़्यादा लंबी वीडियो जो है। तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, नहीं किया करो, क्या एक दिन करना होता है तो वो आप करते नहीं हो, तो प्लीज़ कर लो भाई सब्सक्राइब। आप में से 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा और आप क्लास देखते हो, ये तो गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी ऑब्जर्व कर रही हूँ आपको, मैं भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती हूँ, तो आप भी कर लिया करो भी ऑब्जर्व कि हाँ मैडम पढ़ा रही है, कितनी मेहनत कर रही है, तो हम कर दें, क्या फ़र्क पड़ता है, डाटा तो जाना ही है ना। तो ये थी हमारी मेथड, और बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम करेंगे, शिक्षण सूत्र भी हम करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो और भी सीखनी है, सीख भी चुके हैं। तो भाई मोटिवेट किया करो थोड़ी सी, मुझे सपोर्ट मिलता है कि हाँ ठीक है, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, मेरे पढ़ाने का कुछ फ़ायदा है। तो फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू। क्वेश्चन जरूर करेंगे आज, कल में हमने नहीं किए थे ना, आज 1-2 क्वेश्चन जरूर करेंगे। ये क्वेश्चन है, मैंने कहा था ना बच्चों को हमने कैसे सिखाना है। तो ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है, इनके ग्रुप में सीखने का उद्देश्य क्या है। सीटेट में आया क्वेश्चन है। फर्स्ट है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। फर्स्ट क्या है, लड़के और लड़कियां जो है वो अलग अलग सीख सकते हैं। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना, उपचारात्मक शिक्षण देना। इनके ग्रुप हम किस हिसाब से बना सकते हैं कि लड़के का अलग हो गया, लड़कियों का अलग हो गया, या फिर अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी जो टॉप स्टूडेंट है उनका अलग हो गया, वीक का अलग हो गया, इस टाइप से। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने को सक्षम बनाना। छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। देखो यहाँ पे ये तो बिल्कुल ही नहीं है, लड़के और लड़कियों को अलग, जेंडर बायस्ड, ये चीज़ें तो हमने करनी ही नहीं है। लिंग जो रूढ़िवादिता है वो तो हमने लेकर चलनी ही नहीं है। कम और उच्च बच्चों को हमने अलग नहीं करना। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ये है कि हमने सबको साथ लेकर चलना है, ठीक है। ये दो तो बिल्कुल नहीं होंगे। अगर इन दोनों में हम देखें तो छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना, तो हमने अपना फ़ायदा सोचना नहीं है भाई, हमने बच्चों के हिसाब से पढ़ाना है, उनकी रुचि के अकॉर्डिंग, उनको सेंटर मानकर। तो राइट आंसर क्या होगा, जैसे मैंने अभी करवाया था, सहयोगी जो है विकास हमने बच्चों में करवाना है, सहयोगी अधिगम हमने करवाना है, कोऑपरेटिव लर्निंग हमने करवानी है।
अगर आपको ध्यान हो तो टीचिंग मेथड में मैंने करवाया था कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से, यानी कि प्रत्येक बच्चा क्या हो, एक्टिव हो उसमें। ऐसा ना हो कि 4 बच्चे बैठे हैं बाकियों को हम करवा रहे हैं काम। सीखने में सक्षम बनाना। तो राइट आंसर इज सी। इस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किन का ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ विचार हैं। पहला है बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे। ठीक बात है, मैंने बताया था ना कि कैसे शिक्षण विधि होनी चाहिए। लड़के और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ऐसा होना चाहिए। ठीक बात है। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, ऐसा जरूरी नहीं है भाई मूल्यवान सामग्री लगी हो। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो यहाँ बेस्ट, हमारा बेस्ट से बेस्ट अगर हम ऑप्शन अगर हम बताएं तो वो कौन सा होगा हमारा। पहला क्या था कि भाई लड़के और लड़कियां जो है समान रूप से पढ़े। पहला था हमारा कि रुचि का ध्यान हो, बच्चे की रुचि का हम ध्यान रखें। ठीक है। दूसरा था कि लड़के और लड़कियां समान रूप से पढ़े। तीसरा है मूल्यवान सामग्री लगेगी। ये जरूरी नहीं है, मूल्यवान सामग्री लगाना जरूरी नहीं है, बच्चों को समझ आना चाहिए, वो हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। सभी धार्मिक सांस्कृतिक यानी कि सबको साथ लेकर चले। ठीक है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, ए बी डी होगा हमारा बेस्ट, यानी कि बी जो है वो हमारा बेस्ट ऑप्शन है। क्लियर। इसको नहीं करना भी हमें, इसको भी नहीं करना हमें। 13 वाला, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते, जो नहीं रहते उनके लिए कहता है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है। देखिए भाई, इसका उद्देश्य क्या है, सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डाटा संग्रह का विकास करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। तो उपरोक्त में से सही है ये हमने बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, डाटा संग्रह करने का इसमें कोई रोल नहीं है। हम बच्चे को क्या दिया है, रंग भरने के लिए दिया है, ना कि टीचर ने ये कहा है कि आप अपने घर से फोटो ढूंढ के लाना या अपने घर में जो बुक्स पड़ी है वहां से फोटो काट के लाना पशुओं की जो आपने यहाँ नहीं देखे बट वो जंगलों में होते हैं, वो होता है डाटा संग्रह। तो डाटा संग्रह बिल्कुल नहीं आएगा, हम एलिमिनेट करते हैं यहाँ पे। तो डी वाला जो है वो बिल्कुल नहीं आएगा, बी सी डी नहीं आएगा, डी है इसमें नहीं आएगा, डी है इसमें नहीं आएगा। वेरी इजी क्वेश्चन है। देखो अगर हम एक कर लेते हैं ना तो भी हमें समझ आ जाता है, क्वेश्चन हमें रीड करने की जरूरत ही नहीं है आगे। यानी कि डी वाला तो रॉन्ग है हमारा, सही क्या है, एबीसी। बट फिर भी हम देख लेते हैं क्या सीखेगा बच्चा, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का विकास होगा, वो कलर करेगा तो क्रिएटिविटी आएगी, अपने आप क्रिएटिव होगा। अवलोकन का विकास करना, अवलोकन करेगा, वो सिर्फ कलर ही नहीं करेगा, वो अच्छे से देखेगा इसके सींग कहाँ है, पूंछ कहाँ है, आँख कैसी है, इसकी नाक कैसी है, कान कैसा है, इसका शरीर कैसा है, इसमें कलर कैसा होता है। वर्गीकरण कौशल का विकास होगा, वर्गीकरण करेगा, डिस्क्राइब करेगा, अलग अलग पशुओं को चित्र देना बच्चों को, हिरण कैसी होती है, शेर कैसा होता है, बाघ कैसा होता है, तो वो वर्गीकरण करेगा। इनके तीनों का विकास होगा हमारा। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन, हाँ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी कि थीम है, कौन सी पर्यावरण की विषय वस्तु है, थीम है, ये हमने बताना है। ऊर्जा, भोजन, सौरमंडल, मौसम। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा हमारी थीम कौन सी है भाई, भोजन है। भोजन, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम करते हैं, परिवार, ये हमारी थीम्स है। तो यहाँ हमारी थीम क्या है, भोजन है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, फरवरी में 2016 में आया हुआ है सीटेट में। भोजन जो है हमारी थीम है और इसकी जो परिवार वाला है, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, उसकी सब थीम होती है। बाकी 5 है उनकी सब थीम नहीं होती। क्लियर। ओके।